नमस्कार दोस्तों। ये बात हम सभी को पता है कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली, लेकिन इंडिया के कुछ पार्ट्स अभी भी आज़ाद नहीं हुए थे। इनमें से एक था गोवा, जो कि अभी भी पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में था और पोर्चुगीज़ गोवा को छोड़ना नहीं चाहते थे। जिसके बाद 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया और गोवा को पोर्चुगीज़ के 451 ईयर्स के रूल से आज़ादी मिली। इसी कारण से गोवा 2 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। आज की इस वीडियो में हम गोवा के इंडिपेंडेंस को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों गोवा को 14 ईयर्स लग गए इंडिया में मिलने में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनाइटेड एड्यूटेक में। दोस्तों, हिस्टोरिकली बात करें तो गोवा पर बहुत सारे एम्पायर्स ने रूल किया है, जैसे मौर्यन एम्पायर, विजयनगर एम्पायर और बाद में बहमानी सुल्तनत। ये सभी एम्पायर्स ने गोवा को एज अ ट्रेडिंग पॉइंट यूज़ किया है। 1496 में वास्को डी गामा, जो कि एक पोर्चुगीज थे, उन्होंने इंडिया के लिए सेल की। ऑफ कोर्स 15th सेंचुरी में इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट ट्रेडिंग कंट्री थी। जिसके बाद 1498 में लगभग 2 साल के बाद केरला के कोचिकोड डिस्ट्रिक्ट में वास्को डी गामा लैंड करते हैं। इंडिया में कुछ टाइम ट्रेड करने के बाद पोर्चुगीज इंडिया को इन्वेड करने की सोचते हैं और इसके लिए वो गोवा को चूज करते हैं, बिकॉज गोवा रिच था अपने स्पाइसेस, राइस एग्रीकल्चर और इवन प्रीशियस मेटल्स के लिए और गोल्ड के लिए। इनफैक्ट पोर्चुगीज गोवा में क्रिश्चियनिटी भी फैलाना चाहते थे। एट लास्ट 1510 में पोर्चुगीज जनरल अल्फांसो डी एल्बुक्यूरी ने गोवा को इन्वेड करके एनेक्स कर लिया। पोर्चुगीज के गोवा को चूज करने का एक पॉसिबल रीजन ये भी था कि इंडिया के स्पाइसेस का क्रेज अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज में था, लेकिन इस ट्रेड रूट पर अरब्स का कंट्रोल रहता था, जिसे पोर्चुगीज अपने फेवर में करना चाहते थे। 1543 आते आते पूरे गोवा पर पोर्चुगीज रूल हो चुका था, जिसके बाद काफ़ी सारे इन्वेजन्स का भी सामना गोवा को करना पड़ा। गोवा को डच, फ्रेंच, मराठा, ब्रिटिशर्स और मुगल्स ने कैप्चर करने की कोशिश की, बट समहाउ पोर्चुगीज ने गोवा को सेव कर लिया। 1546 में पोर्चुगीज ने थर्ड अटेम्प्ट में दमन एंड दीव पर भी कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद पोर्चुगीज ने एक्सपैंड करने की कोशिश की, बट ये कभी नहीं हो पाया। बट पोर्चुगीज ने गोवा और दमन एंड दीव पर 450 ईयर्स तक रूल किया। अब बात करते हैं पोर्चुगीज के गोवा रूल के बारे में। पोर्चुगीज ने अपने रूल में गोवा में चर्चेज बनवाई, पोर्चुगीज लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया और 16th सेंचुरी तक गोवा पीसफुली चल रहा था। 1640 में न्यू जनरल मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा बने, जिन्होंने हार्शल लॉज इंप्लीमेंट किए, जैसे लोकल कोंकणी लैंग्वेज को बैन कर दिया गया, अजान और नमाज पर रोक लगा दी गई, टेम्पल और मॉस्क को डिमोलिश किया गया। वहीं क्रिश्चियंस को 15 ईयर्स तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। लोकल ट्रेडिशनल मैरिजेस पर भी बैन लगा दिया गया। पोर्चुगीज़ के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स अरब के डिसेंडेंट्स थे और पोर्चुगीज़ अपने आप को अरब से सुपीरियर मानते थे। ये डिस्क्रिमिनेशन 1820 तक चला, अंटिल 1820 में पोर्चुगल ने एक कॉन्स्टिट्यूशन हैबिटेट कर लिया। इलेक्शंस हुए जिसमें गोवंस को वोट देना अलाउ था, बट उन्हें ही अलाउ था जो पोर्चुगीज़ थे, यानी पोर्चुगीज़ के डिसेंडेंट थे, उन्हें पोर्चुगीज़ आती थी और वो क्रिश्चियंस थे। लेकिन बाद में 1909 में ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दी गई। 1909 से 1920 तक गोवंस फ्रीली इक्वालिटी के साथ अपना काम कर सकते थे, बट 1926 में पोर्चुगल में मिलिट्री कूप आ गया, जिसके बाद ये गोवा का न्यू प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो डी सालाजार ने अपनी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया और सारी पावर्स अपने अंडर ले ली। बेसिकली गोवा पर डिक्टेटरशिप लगा दी। लेकिन इंडिया में इसी टाइम इवेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे, जैसे ब्रिटिशर्स 1947 में इंडिया को छोड़ के चले गए, बाद में डच भी चले गए और 1954 में फ्रेंच भी इंडिया को छोड़ के चले गए। पर पोर्चुगीज गोवा को नहीं छोड़ना चाहते थे बिकॉज ऑफ स्पाइस ट्रेड, राइस एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। इनफैक्ट 1950s में भी पोर्चुगल की इकोनॉमी का 7% इंडियन कॉलोनीज से ही आता था। पोर्चुगीज के अकॉर्डिंग अगर वे चले जाएंगे तो गोवा के क्रिश्चियंस को लोकल हिंदूज और मुस्लिम्स परसिक्यूट करेंगे। इसी के साथ पोर्चुगीज ने यह भी बोला कि उनके रूल गोवा के ऊपर तब से था जब इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था। 1954 में इंडियन गवर्नमेंट पोर्चुगीज गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगी। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि पोर्चुगीज गवर्नमेंट को बिना किसी मिलिट्री एक्शन के, मतलब सत्याग्रह से भगाया जाए, जैसे ब्रिटिशर्स को भगाया गया था। इसके बाद गोवा की इंडियन कॉलोनीज पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दी गई। लेकिन इसी मीन टाइम में पूरे वर्ल्ड में ओर की डिमांड बढ़ गई थी, जो कि सिर्फ गोवा में मिलती थी। इसी से गोवा का ट्रेड बढ़ गया। माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण न्यू जॉब्स भी मिलने लगी। जवाहरलाल नेहरू ने लोकल गोवंस को सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करने को बोला, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। लास्टली इंडिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था फोर्स को यूज करने के सिवाय। 1961 में दोनों कंट्रीज के बीच टेंशंस बढ़ गए थे, क्योंकि इंडिया ने अपने थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए थे। सालाजार को पता था कि उनकी डिफीट नियर है, तो उन्होंने नेगोशिएट करना शुरू कर दिया था। बट इसी के 4 दिन बाद इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स ने अटैक किया और 36 आवर्स के भीतर ऑपरेशन विजय के अंडर 451 ईयर्स ऑफ पोर्चुगीज रूल को एंड कर दिया। इंडिया और पोर्चुगीज गवर्नमेंट के रिलेशंस 1974 तक खराब रहे, लेकिन बाद में सालाजार की डेथ के बाद पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने गोवा को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मान लिया
और पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने बाद में गोवंस को सिटीजनशिप भी ऑफर की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कि वो पोर्चुगल के सिटीजन बन सकते हैं 3 जनरेशंस के लिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से गोवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है और एक मेजर रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर और माइनिंग और टूरिज्म के साथ। गोवा की जीडीपी $20 बिलियन है और जीडीपी पर कैपिटा 8,20,000 पर ईयर है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये रही गोवा की इंडिपेंडेंस स्टोरी। होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।